नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPS विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपना ये मूल अधिकार पर पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 को लेकर के आज अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 20 है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भाई जब अपराध कर दिया, अपराध के बाद में जो दोष वगैरह की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या संरक्षण प्रदान है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगा है कि भाई आपने ये अपराध किया है, तो इसमें 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान है। तो उसमें भी हमको क्या है, संरक्षण प्रदान है। कैसे? देखो 3 है। एक है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण जो कि अनुच्छेद 20(1) में है, दोहरे दंड से संरक्षण जो कि 20(2) में है, और आत्म अभिशासन संरक्षण जो कि 20(3) में है। इन तीनों को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 अनुच्छेद 20(1). तो अनुच्छेद 20(1) में कौन सा आएगा? ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण वाला ये मामला आएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध हो। मतलब कोई आदमी को आप इस आधार पर नहीं बोल सकते कि तू अपराध किया है, तूने दोष है, तू दोषी है। तो ऐसा कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो कि कानून का उल्लंघन करता हो। समझ गए? जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और उस समय मान लो मर्डर का कानून था ही नहीं, वो बाद में आया कानून। तो ऐसा नहीं कि अब आप पकड़ के लाओगे, देख 1 साल पहले तूने मर्डर किया, उस समय तो कानून था नहीं, आज ये कानून है, आजा भाई तू लपेटे में। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब मान लो किसी ने 1998 में हत्या की, और फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उस समय हत्या के लिए सज़ा थी 14 साल। ठीक है, और अब उसको जेल सुना दी, और वर्ष 2000 में कानून बन गया कि हत्या करने पर सज़ा है 18 साल। तो आप ये नहीं बोलोगे कि देख अब 18 साल है, अब 18 साल भुगतेगा तू। नहीं, उस समय क्या कानून था उस कानून के हिसाब से काम होता है। हो सकता है कि 2000 में आ जाए कि भाई जिसने हत्या की उसको 1 वर्ष की सज़ा, तो ये नहीं है कि 1998 वाले को छोड़ेंगे, नहीं, वो उसी कानून के अंतर्गत चलता रहेगा। समझ में आई बात? ये इस प्रकार से है। और मान लो कोई आदमी काम करता है और उस वक्त वो अपराध है ही नहीं, और बाद में वो अपराध के अंतर्गत आने लग गया, तो भी उसको दंड नहीं दे सकते। ठीक है। अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) किसके बारे में है? ये दोहरे दंड से संरक्षण वाले में। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा बार दंड नहीं दे सकते कि भाई फांसी की एक बार बोल दिया कि 10 साल की जेल है, बाहर आया तो बोले कि तूने अपराध किया था ना, ले 10 साल की और जेल। तो ऐसे नहीं कर सकते, एक बार सज़ा काट ली फिर ही। अगला है अनुच्छेद 20(3). 20(3) में कौन सा है? तो इसमें ये लाइन पढ़ो वापस। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब वो खुद के बारे में सफाई का है। इसमें देखो, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि तू अब सबूत लेके आ जा। ठीक है, तो सबूत लाना, वो प्रस्तुत कर पाए ना कर पाए, ये उसके ऊपर नहीं है। ठीक है ना, वो वकील करेगा, वकील वगैरह सब हैंडल करेंगे। ठीक है ना, प्रोफेशनल लोग काम करेंगे, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। ठीक है, और या फिर आप मतलब सबूत के लिए कैसे बाध्य नहीं कर सकते, ऐसे समझ लो। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि नारकोटिक्स और पॉलीग्राफी और जो ब्रेन प्रिंटिंग होती है, ये टेस्ट होते हैं इंसान से सच उगलवाने के। ठीक है, और इन परीक्षण पर अनुच्छेद 20(3) के अधीन आत्म अभिशंसन है, अतः ये वर्जित है। बोल दिया कि आप बोलते हो ना कि भाई खुद सबूत नहीं देगा, तो जो ये आप पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हो, जो ब्रेन प्रिंटिंग निकाल रहे हो ना किसी इंसान की, तो इसका मतलब वो खुद सबूत दे रहा है। तो वो खुद सबूत देना क्या है? वर्जित है। तो आप उसका ब्रेन प्रिंटिंग नहीं कर सकते, पॉलीग्राफ नहीं कर सकते। ठीक है। मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड 2002 के बाद में डीएनए जो टेस्ट करवाते हैं ना, उसको अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना। पहले इसको भी उल्लंघन मानते थे कि आप किसी का डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। फिर ये केस चला और इस केस से ये स्पष्ट हुआ, मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड 2002 वाले केस से ये चीज़ स्पष्ट हो गई। कौन सी स्पष्ट हो गई? कि भाई जो डीएनए टेस्ट है वो उल्लंघन नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की ठीक है, मतलब आप अपने प्राण वगैरह और जो आपका शरीर है उसको लेकर आप स्वतंत्र हो, जब तक आप क्या नहीं करो, कोई अपराध नहीं करो। उसके बाद तो भाई आप देह की स्वतंत्रता तो नहीं है ना, आपको कैद में डाल देंगे वगैरह, जैसे भी है, जो आप समझना। देखो, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, कानून के अनुसार ही उसे मतलब प्राणों से भी वंचित किया जा सकता है। ठीक है ना, फांसी भी दी जा सकती है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो व्यक्ति नागरिक और अनागरिक, चाहे वो नागरिक हो चाहे कोई विदेशी हो। ठीक है ना, तो देखो, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में न्यायालय ने कहा
कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में सभी तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि से संबंधित ये निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए, प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो, विधि अनुच्छेद 14 व 19 के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें थी कि भाई इस आधार को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इंसान का भाई दैहिक और अपन जो प्राणों की स्वतंत्रता का यदि कानून के अनुसार उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा तो उनको इन रूल के अंतर्गत देखा जाएगा। कैसे? अभी देखो, अभी बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में आर्टिकल 21 के अंतर्गत कई अधिकारों की घोषणा की। देखो, जैसे किसी इंसान को विदेश जाने का अधिकार है, ये मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 से आया हुआ है। एकांतता का अधिकार है, आपको आपकी प्राइवेसी का अधिकार है 1994 के अनुसार, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। शिक्षा पाने का अधिकार है, मतलब ये जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है ना, तो मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। और शिक्षा पाने का अधिकार है, आप भारत के किसी भी हिस्से किसी भी कॉलेज में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार है। ठीक है, ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य सन 2000 से आया है। ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य 1996 में एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आपको जीने का अधिकार है लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है। ये कानून के विरुद्ध है, जो सुसाइड वगैरह होते हैं ना, जो भी, आपको मरने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और धूम्रपान का निषेध, मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघ 2000 में कि भाई धूम्रपान है, धूम्रपान कई विशेष जगहों पर क्या है, ये प्रतिबंधित है। ठीक है ना। अब देखो आगे, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न से संरक्षण किया जाए। ठीक है भाई, महिला कर्मी है वो अपने कार्य स्थल पर यौन शोषण का शिकार होती है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। ठीक है, देखो सारा डाटा तो भेजे में डालना नहीं है, जो मोस्ट होता है, वैसे मोस्ट लिखा हुआ है, तो आप इनको 2-4 बार पढ़ना, तो फिर ये आपके धीरे धीरे स्थायी होने लग जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण, तो महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, तो गर्भावस्था के दौरान महिला का लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चे का भ्रूण का, ये विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 से आया हुआ है। और 8 मार्च 2018 हादियाबाद और 27 मार्च 2018 शक्ति वाहिनी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना ये मूल अधिकार में शामिल है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है ना। और सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 कहता है कि एससी ने कहा कि महिला अपने बच्चे को पैदा करे या नहीं करे, ये आर्टिकल 21 के तहत उसका मूल अधिकार है। ये उसका मूल अधिकार है कि वो बच्चे को पैदा करेगी या नहीं करेगी। समझ में आई बात? तो ये भी कानून है, उसका मतलब खुद का है, मतलब डिसीजन। समझ में आई बात? आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के कहता है शिक्षा का अधिकार है। मोहनी जैन मामला था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, राइट टू एजुकेशन ये मौलिक अधिकार बन गया था। और राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। और 1 अप्रैल 2010 से इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। ये चीज़ तो आप साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, आरटी वगैरह में दी हुई है ये बात। आगे बढ़ो। अगला अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में कैसे भाई? गिरफ्तारी में भी हमको क्या क्या ढील दी गई है, तो उसके बारे में भी आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि हर किसी को उठा लिया 3 दिन तक जेल में सड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार से संबंधित बातें हैं इसमें। आर्टिकल 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख है, एक तो सामान्य दांडिक विधि के अधीन और एक है निवारक निरोध विधि के अधीन। तो कैसे कैसे? पहला है अनुच्छेद 22 1 और 2। ये कहता है कि सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तारियों के बारे में और अन्य निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारियों के बारे में है। तो ये कैसे कैसे देखना अभी आएगा। ये 22 पहले 1 पढ़ेंगे फिर 2 पढ़ेंगे। तो 22 1 कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। उसको अधिकार है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया। ऐसे नहीं बोल सकते कि बस हो गया गिरफ्तार, कोर्ट में पता लगेगा, नहीं, वो जान सकता है। उसे अपने रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श एवं बचाव का अधिकार, वो चाहे वो वकील रखेगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, वो चाहे उस प्रोफेशनल आदमी का सहारा लेगा, उससे अपना बचाव है, जितना संभव वो बचाव कर सकता है, उसको बचाव करने का अधिकार है। समझ में आई बात? तो ये भी इसमें लिखा हुआ है। और देखो और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और देखो और इसमें है 22(2) गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। कि आपने गिरफ्तार कर लिया और ट्रेवल में टाइम लग गया तो वो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा आपको 24 घंटे के अंतर्गत जो आपके नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है ना, उसके समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको गिरफ्तार नहीं रख सकते। उपरोक्त और जो 22(3) है वो क्या कहता है कि उपरोक्त अधिकार अन्य देश या शत्रु व निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। मान लो आप अन्य देश का कोई शत्रु वगैरह, ऐसे मान लो कोई आतंकवादी टेररिस्ट आ गया,
तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई इसको अब न्यायालय में पेश करो और वरना 24 घंटे हो गए इसको छोड़ो, और ये उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखो निवारक निरोध क्या होता है। तो निवारक निरोध कहता है कि मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लेना। जैसे लगा कि यार ये सेंसिटिव है, कई दिनों से एरिया में घूम रहा है, आतंकवादी हो सकता है, तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, और 22(4) कहता है कि सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भाई तुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। 3 माह तक निरुद्ध कर सकते हैं अपन उसको। गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन, ये अभ्यावेदन का मतलब ये है आपका रिप्रेजेंटेशन का अवसर दिया जाएगा उसको खुद को कि भाई तुम सफाई वगैरह दे सकते हो। और परंतु 2 दशाओं में 3 माह से अधिक भी निरुद्ध किया जा सकता है। कौन कौन सी? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण हो कि भाई उसको 3 माह से ज़्यादा तक हम क्यों निरुद्ध कर रहे हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठी जो सलाहकार जो कमेटी गठित करते हैं ना, उसके पास पर्याप्त रीजन होने चाहिए। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो और मतलब 3 माह से ज़्यादा के जो कानून बने हुए हैं उनके अंतर्गत आता हो, तब अपन उसको रख सकते हैं। और नंबर 22(7) कहता है कि संसद निवारक निरोध से संबंधित व्यक्ति विधि बना सकती है। जो संसद होती है ना, वो निवारक विरोध से संबंधित जो भी कानून है वो बना सकती है। और संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्न अधिनियम पारित किए गए हैं। पहला किया था निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, और दूसरा किया था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। अब देखो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 बना हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बना हुआ है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985 बना हुआ है। निवारक निरोध कानूनों में सबसे कठोर है वो ये है आपका आतंकवाद वाला, और 1995 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। और देखो आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 में भी बना था, टाडा के स्थान पर बना था। टाडा इससे पहले कानून था, उसके स्थान पर बना था, और 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। और निवारक निरोध है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये पूछा जा सकता है कि निवारक निरोध है वो कौन सी सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका पार्ट 5 में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 5 आएगा, ये वीडियो अपन कल बनाएंगे पार्ट 5 वाला। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।